गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी में हम आपको आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में बता रहे हैं। पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको आनुवंशिकता के बारे में बताया था और कुछ शब्दावली बताई थी। मेंडल ने जो है कुछ टर्म इस्तेमाल किए थे, कुछ शब्दावली इस्तेमाल किया था मेंडल ने, उसके बारे में बताया था। तो उसमें जो है सबसे पहली चीज़ आती है कि आनुवंशिकता, एक बार हम समराइज आपको कर दे रहे हैं क्या है। तो पहली चीज़ हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, जिसमें हमने आनुवंशिकता में बताया था कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उसे हम जो है आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, मतलब वे लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जो वंशागत होते हैं, उस लक्षण को हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं और इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और आनुवंशिकता जो शब्द था वह सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, और आनुवंशिकता जो है यह विज्ञान की एक शाखा होती है, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडेल, ये जो है आप नाम याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडेल, और जनरली रूप से हम जो होता है ग्रेगर जॉन मेंडेल बोलते हैं, तो इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडेल। और उसमें जो थी यह ग्रेगर जो शब्द था, यह उनको उपाधि मिली थी, जो है उनको दिया गया था। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडेल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है या आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद हमने बताया था कि मेंडल जो थे, जब उन्होंने अपना मेंडल का नियम बनाया था, जब उसका आविष्कार किया था, तो उस समय जीन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जीन के स्थान पर उन्होंने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था, फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मेंडल के समय जीन का आविष्कार नहीं हुआ था, जीन के स्थान पर उन्होंने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था या फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। यह फैक्टर, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि मेंडल के समय जो है सूक्ष्मदर्शी का जो है कहा जाता है, मेंडल के समय जो था वह जीन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका प्रयोग किया था। इसके और होता है कि मेंडल ने कुछ शब्दावली इस्तेमाल की थी, जिसमें हमने उन शब्दावलियों के बारे में आपको बताया था। एलील है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, समयुग्मजी है, विषमयुग्मजी है। इसके बाद जो था परीक्षण संकरण कहलाता है। एक जो होता है संकर पूर्वज संकरण, जिसको कहते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। इसके बाद तीसरा हमने आपको बताया था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बताया था। तो कहने ये मेंडल के टर्म थे, शब्दावली थी। ठीक है, तो कहने वाला कि ये जो मेंडल ने वो अपने शब्द इस्तेमाल किए थे, टर्म इस्तेमाल किया था, जिसमें पहला आता है एलील है। ये तो एलील क्या होता है कि जो तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जो जीन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, जो जीवधारियों में एक साथ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो थे एलील कहलाते हैं। समझा गया? जो तुलनात्मक लक्षणों के जो जीन होते हैं, जो जीवधारियों में पाए जाते हैं या जीवधारियों में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, एलील करते हैं। और एलील में एग्जाम्पल होता है लंबा और बौना पौधा आता है। इसके बाद फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने बताया था कि जिसमें जो होता है जीवधारियों की जो बाह्य लक्षण होते हैं, उनके रंग, रूप, आकार आदि का जब अध्ययन किया जाता है, बाहर से देख करके उसका अध्ययन किया जाए, यह तो वह जो होता है फिनोटाइप कहलाता है। और अगर जीवधारियों की जीनी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसके जीन का अध्ययन किया जाता है, तो वह जीनोटाइप कहलाता है। इसके बाद प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हमने बताया था
कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों, यह जो विपरीत लक्षण वाले पौधे होते हैं उनके बीच जब संकरण कराया जाता है, मतलब विपरीत जो तुलनात्मक लक्षणों वाले जो जीन होते हैं उनके बीच में जब संकरण की क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रभावी लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण जो होता है वह सुप्त हो जाता है, वह दिखाई नहीं देता है। तो कहने मतलब जब विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के जीन को, विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों के जीन में जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रभावी होते हैं, और जो प्रभावी लक्षण नहीं होते वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे लंबा और बौना पौधा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे देखेंगे ये जो है कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा हो गया और ये बौना पौधा हो गया, ये पेरेंट हो गए, जनक हो गए। अब इनमें से युग्मक का निर्माण होगा, ये समान प्रकार के हैं, इसको हम समयुग्मकी कहते हैं। ये समान प्रकार के हैं, इसको समयुग्मकी कहते हैं। इसमें जो होता है युग्मक का निर्माण होता है, इनमें जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो होता है विषम युग्मजी जो होते हैं लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी लंबे पौधे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त। अब इसी में जो होता है ये क्या लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी होता है, इसको जो है प्रभावी लक्षण कहा जाता है। अब जो लक्षण दिखाई नहीं देता है, जब विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो यौवन पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो कैपिटल लेटर वाले जितने लिखे जाते हैं वह सब प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और जो स्मॉल लेटर वाले होते हैं वे अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा था लंबा पौधा और बौना पौधा, इन दोनों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, और जो लक्षण प्रभावी नहीं होता वो दिखाई नहीं देता है। तो ये हमने बताया था जो क्या उन्होंने इस्तेमाल किया था, प्रभावी और अप्रभावी। इसके बाद जो होता है संकर और संकरण की क्रिया थी। तो संकर का मतलब होता है जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षण वाले जोड़ों के जीन के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतति होती है वह संकर कहलाती है, और इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हम संकरण कहते हैं। मतलब जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़ों के जीन के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उससे उत्पन्न जो संतति होती है वह संकर कहलाती है, और इस क्रिया को जो होता है संकरण कहते हैं। ठीक है, और संकरण की क्रिया होती है या उसी को निषेचन की क्रिया करते हैं। संकरण या निषेचन दोनों मतलब सेम माना जा सकता है। इसके बाद होता है कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी जब जो होता है जब कोई लक्षण या होता है समान प्रकार का होता है, मतलब किसी जीवधारी में जो लक्षण उपस्थित होते हैं अगर वो समान प्रकार के हैं तो वह समयुग्मजी कहलाया, अगर भिन्न भिन्न प्रकार का है तो वह विषम युग्मजी कहलाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था इसमें संकर पूर्वक संकरण मतलब बैक क्रॉस। क्लियर, बैक क्रॉस का मतलब होता है जब इसमें जब संकरण की एक विधि होती है जिसमें जो विषम युग्मजी जो यौवन पीढ़ी के पौधे होते हैं जब हम क्या करते हैं प्रभावी और अप्रभावी के बीच में संकरण की क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होता है विषम युग्मजी जो लक्षण प्राप्त होता है इसको हम प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ जब संकरण की क्रिया कराते हैं तो वह जो होता है बैक क्रॉस कहलाता है या संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। और इसमें जो होती जो संतान उत्पन्न होती है वह 50-50% होता है। तो आधे होते हैं जो स्त्री होते हैं और आधे क्या होते हैं पुरुष होते हैं। उसी तरह होता है दूसरा आता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस जो यौवन पीढ़ी के पौधे होते हैं इनको जब हम किसी अप्रभावी के साथ जो अप्रभावी जनक है उसके साथ जब संकरण की क्रिया कराते हैं तब उसे हम क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस करते हैं। मतलब उनमें से क्या होता है पहली पीढ़ी के पौधों को केवल अप्रभावित के साथ जब केवल अप्रभावित के साथ हम संकरण की क्रिया कराते हैं तो उसे हम क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस करते हैं या परीक्षण संकरण करते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था मेंडल के इतिहास के बारे में
मेंडल क्या थे, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उनका जो जन्म था वह 22 जुलाई को हुआ था। 22 जुलाई को 1822 में, मतलब 22 जुलाई मेंडल का जो जन्म हुआ था वह 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जो है जन्म हुआ था। मतलब इनकी जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, ये जन्म होता है उनका हुआ था। और ये ऑस्ट्रिया एक देश था, उस ऑस्ट्रिया देश में जो होते हैं वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वहीं पे जो होता है शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो एक ब्रून शहर था, ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया देश जो था यहाँ पर उनका जन्म हुआ। और इसके बाद एक शहर था जो ब्रून शहर था, ऑस्ट्रिया में ही पाया जाता था। उस ब्रून शहर में वो एक चर्च था, वहीं पे वो पादरी क्या हुए नियुक्त कर दिए गए, वहाँ पे उनको पादरी क्या है नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो था इन्होंने जो है काफ़ी वर्षों तक जो है प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। मतलब जहाँ पे वो पादरी जो चर्च में नियुक्त किए गए थे वहाँ पे जो बगीचा था, मतलब गार्डन था, उस गार्डन में उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग किए। मतलब कई वर्षों तक, लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयोग किया। किसके ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर। मटर का जो पौधा था उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, मतलब उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इसका मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाइसम सेटाइम होता है। तो मटर के ऊपर उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक जो है प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला उसी के आधार पर उन्होंने जो है नियम प्रतिपादित किए, जिसे हम आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। लेकिन जो था उन्होंने क्या किया, उसको जो है पब्लिश कराया, प्रकाशित किया है। तो प्रकाशित जब किया तब उस समय जो किसी ने मेंडल के नियमों को या उनके नियमों को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, मतलब किसी ने उनके नियमों की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 16 वर्षों के बाद, मतलब जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के 16 वर्षों के बाद, मतलब 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल की होती है, वह मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के 16 वर्षों के बाद, 16 वर्षों के बाद जो है 3 वैज्ञानिक थे, वान शेरमैन, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी ब्रिज। ये 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल की मृत्यु के 16 वर्षों बाद अलग अलग प्रयोगों के आधार पर मेंडल के निष्कर्षों को प्राप्त किया है, और इन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित कराया। और जब मेंडल के नियमों को उन्होंने पुनः प्रकाशित कराया तब उन लोगों ने मेंडल के नियमों को ध्यान देना शुरू किया। उस समय लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है। तो मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित करने का श्रेय इन तीनों वैज्ञानिकों को जाता है। अब इसके बाद जो मेंडल की सफलता का कारण क्या था, मेंडल क्यों सफल हुए, मतलब मेंडल की सफलता का जो होता है कई कारण थे। पहला कारण था कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षणों का अध्ययन किया, मतलब केवल एक ही लक्षण की वंशागत का उन्होंने, मतलब एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागत का उन्होंने अध्ययन किया। मेंडल ने दूसरा था ना, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर दूसरी, तीसरी, चौथी जो है इससे आगे की जो पीढ़ियों तक अध्ययन किया। मतलब मेंडल ने क्या किया कि जो प्रयोग किया उसमें प्रयोग के आधार पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब उसके आगे की पीढ़ियों का वो अध्ययन करते चले गए। और मेंडल ने ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधा था, ठीक है। या हम कहें संयोग ही था कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया था, और चुनाव करने के पीछे उनका एक ये भी कारण था कि मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, और वह अपने जीवन काल में उसकी कई पीढ़ियों को उगाया जा सकता है। और उसके अंदर जो भी लक्षण दिखाई दे, उन लक्षणों को उन्होंने क्या किया कि अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो है
उसके आंकड़े बनाए, मतलब उसका जो गणना किया, और गणना करने के बाद जो है वह अपने नियम को प्रकाशित किया। तो कहने का मतलब मेंडल जो थे एक तरह से उनका एक सौभाग्य ही था, ठीक है, कि जो होता है कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? तो आप बताएंगे मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, उसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, मतलब परागण के लिए भी मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, तो स्वपरागण की क्रिया होती है। इसके बाद जो है मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, शाकी पौधा होता है, अपने जीवन काल में उसकी कई पीढ़ियों को देखा जा सकता है और उसको आसानी से सरलता से उगाया जा सकता है, ठीक है। ये चुनाव के कारण थे। और दूसरा हमने आपको बताया कि मेंडल की सफलता का कारण था, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का चुनाव किया था, और मेंडल ने जो पौधे लिए वो शुद्ध पौधे लिए, ठीक है। और दूसरा ये था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षणों का अध्ययन किया, और इसके बाद मेंडल ने क्या किया, उसकी कई पीढ़ियों तक जो होता है उसका अध्ययन किया। मतलब जब मेंडल ने संकरण की क्रिया कराई तो संकरण की क्रिया कराने के बाद उसकी कई पीढ़ियों तक उसका अध्ययन किया। तो इस आधार पर जो होता है मेंडल की सफलता का भी कारण था, मेंडल के चुनाव को मतलब मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण भी यही था। इसके बाद जो आता है सीधा आता है तो मेंडल के नियम कितने हैं। तो मेंडल के जो 3 नियम हैं, यह मेंडल के कितने नियम है, 3 नियम, और वह उन नियमों को हम आपको अगले दिन जो है समझाएंगे। आज यहाँ पे एक बार समराइज किए, समराइज करने के बाद थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा था वो हमने बताया आपको, ठीक है। धन्यवाद।